is cough. Cough is a protective reflex that is intended to remove irritants and accumulated secretions from the respiratory passage. So it is a symptom, it's a protective symptom reflex that occurs in various conditions. So the drugs that we use for cough will also be symptomatic drugs which are treating this symptom. It's a reflex. So the mnemonic for that would be Adams Apon, right? ए से हमको आ जाएगा एंटीटसिव, फेरेंजियल डीमल्सेंस, एडजुवेंट एंटीटसिव और म्यूकोकाइनेटिक्स. ठीक है. एंटीटसिव में वी विल हैव एंटीहिस्टामिन, ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, फेरेंजियल रिसेप्टर डीसेंसिटाइजर. ठीक है. अभी नेम ऑफ दीज ड्रग्स पे अपन अगर जाएंगे, opioids में we have codeine and folcodeine. Non-opioids में we have noscapine and dextromethorphan. Pharyngeal receptor demulcents, PRD. So this will be PR, Nox. Desensitizer will be diazine. Prenox diazine. And antihistamines में we have chlorpheniramine and dihydrophenylramine. ठीक है. उसके बाद हमारे पास हो जाएगा फेरेंजियल डीमल्सेंट्स. एडजुवेंट एंटीससिव में वी हैव सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन. म्यूकोकाइनेटिक्स, फेरेंजियल डीमल्सेंट्स में वी हैव आर सिंपल लॉजेंजेस, सिरप्स, ग्लाइसिन एंड लिक्रिस. म्यूकोकाइनेटिक्स में वी हैव म्यूकोलाइटिक्स एंड सिक्रेशन एनहांसर्स. ठीक है. Secretion mucolytics में we have ambroxol and we also have bromohexine, and secretion enhancers में we have the Chinese names guai, phenicin, vasaka, tolu, balsam. ठीक है. This is the categorization. Now इनमें हम दो ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. म्यूकोलाइटिक्स में जो ब्रोमोहेक्सिन है उस पे, और हम फोकस करेंगे कोडीन पे, ओपियोइड कोडीन. तो कोडीन को हम ड्राई कॉफ में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोडीन को हम ड्राई कॉफ में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ड्राई कॉफ में देयर इज नो स्पूटम फॉर्म, और कोडीन क्या करता है, ये जो ब्रोंकस है इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर है. तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ये C2 फाइबर से लेके ब्रेन में जाएगा एंड ब्रेन में कॉफ सेंटर को ये स्टिमुलेट करेगा. एंटीटसिव्स क्या होते हैं, इन्हीं को कैंसिल कर देते हैं. पर जो वेट कॉफ है, वेट कॉफ में हम म्यूकोलाइटिक्स देते हैं, लाइक ब्रोमहेक्सिन. क्यों देते हैं? क्योंकि वेट कॉफ में क्या होता है, म्यूकोजा में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें होता है गॉबलेट सेल्स विच रिलीज म्यूकस. तो इस म्यूकस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा और इनका सिक्रेशन बढ़ाना पड़ेगा. म्यूकस ब्रेक करने के लिए वी यूज म्यूकोलाइटिक्स लाइक ब्रोमहेक्सिन. ब्रोमहेक्सिन करता क्या है, इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होता है, म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाता है, तो इरिटेशन कम हो जाता है एंड कॉफ इजीली बाहर आ जाता है. बट अगर ये इस चीज़ को लेस विस्कस बना रहा है तो उससे राइनोरिया यानी नोज से मलाई निकलना एंड लैक्रिमेशन, these can also happen as side effects, right? And it is an oral drug. ठीक है. Now we're going to talk about all the drugs that can precipitate asthma. ठीक है. तो mnemonic is can, has, asthma. ठीक है. Can has से we have cholinergics, we have ACE inhibitors, we have NSAIDs, we have histaminergics like morphine,
we have aspirin, and we have sulfating agents. Now, how does aspirin or NSAIDs precipitate asthma again? तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें अगर हम फॉस्फोलाइपेज A2 डालेंगे तो what's gonna happen is arachidonic acid form होगा. Arachidonic acid can do two things. It can either go COX enzyme pathway से और LOX enzyme pathway से. ठीक है, ये एस्पिरिन क्या कर रहा है, ये COX इनहिबिटर है, तो ये COX को इनहिबिट कर देगा. And more or less all of the arachidonic acid will go through the LOX pathway. ये क्या करेगा, ल्यूकोट्रिन C4, D4, B4 पे एक्ट करेगा. That's gonna react on cysteine leukotriene 1 receptor that will cause asthma. So most of arachidonic acid is going through a pathway that causes asthma. That's why aspirin causes asthma. Now we're gonna study asthma. ठीक है, asthma में we have the drugs that are used to treat asthma. अगर हम last से जाएं तो we have leukotriene receptor antagonist, we have mast cell stabilizers, there's basically 5 types, or we have anti-IgE antibody, we have bronchodilators which has beta 2 drugs, anticholinergics and methylxanthines, beta 2 receptor agonists. There is 4. और उसके अलावा we have corticosteroids. Corticosteroids में we have systemic and inhalational. ठीक है, now we will start naming the drugs for bronchial asthma. Systemic में आ जाएगा हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड प्रेडनिसोलोन, जिसको हम यूज करते हैं स्टेटस एस्मेटिकस में. इनहेलेशन में we have फ्लूकॉर्टिजोन, बुडेसोनाइड, बेक्ला, मेथाजोन, these drugs. Ciclesonide, this is a very safe drug because इसमें oral candidiasis नहीं होता है. बीटा 2 एगोनिस्ट में भी have जनरल, जैसे कि एड्रेनलिन, क्योंकि ये अल्फा बीटा दोनों को ये करता है. स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी का हमको जाएंगे तो we have साबा, लाबा, लास्बा एंड अल्ट्रा लाबा. इसमें भी have salbutamol, terbutaline, salmeterol, formoterol, indacterol, vilanterol, clenbuterol, and we obviously have enantiomers like R-formoterol or levosalbutamol. Again, anti-IgE antibody में we have omalizumab and leukotriene agonists and mast cell stabilizers. Leukotriene agonists में we have montelukast, which is montelukast and zafirlukast, and mast cell stabilizers में we have ketotifen and sodium chromoglycate. Now we will talk about the beta 2 adrenergic drugs. Okay, beta 2 adrenergic drugs क्या करते हैं? These are sympathomimetics, sympathetic system. तो ब्रोंकस में जो B2 रिसेप्टर है, ये लोग उस पर एक्ट करेंगे. वो क्या करेगा, इंक्रीज कैंप कर देगा. इससे सिंपैथोमाइमेटिक्स B2 रिसेप्टर में क्या करते हैं, लोग ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, इनहिबिट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, इनहिबिट SRSA व्हिच इज ल्यूकोट्रिन C4, D4 जो एस्मा करता है. इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, म्यूको सिलियरी क्लियरेंस बढ़ा देंगे एंड म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. ठीक है, और ये तो हो गया इनके एक्शंस. इनका यूज इज वही एलर्जीज, एस्मा, स्टेटस एस्मेटिकस, ये सब में, और ब्रोंकाइटिस में यूज होगा. साइड इफेक्ट्स इज H2T3. H इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलिमिया, टैकीफाइलैक्सिस, टैकीकार्डिया और ट्रेमर. ठीक है, अभी हम 1 by 1 सारे ड्रग्स डिस्कस करेंगे. 1 by 1 सारे ड्रग्स डिस्कस करेंगे. तो वी हैव, पहले में वी हैव जनरल अल्फा इज इक्वल टू बीटा एड्रेनलिन. 0.2 to 0.3 ml यूज होता है 1:1000 का इन्फ्यूजन में.
बट इसको हम यूज़ करना बंद कर दिए क्योंकि इट हैज़ कार्डियक साइड इफेक्ट, ठीक है। और इसको हम सबक्यूटेनियसली यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक, जो लोग बीटा पे ज़्यादा एक्ट करते हैं। उसमें भी है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, बीटा में भी बीटा 2, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इनका क्या होता है, जैसे सैल्ब्यूटामॉल है, इसका क्या होता है 100 to 200 mg पर 6 आवर्स हम देते हैं, ठीक है। और ये हम ओरल IV इन स्टेटस एजमेटिकस 0.4 mg IV, जैसे IM भी दे सकते हैं, इनहेलेशन भी दे सकते हैं। हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट पी हाफ लाइफ है, तो ड्यूरेशन एंड ऑनसेट इज़ वेरी क्विक एंड शॉर्ट, विच इज़ 1 to 5 मिनट्स में एक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको अक्यूट एजमा अटैक में देते हैं। इसको हम अक्यूट एजमा अटैक में नहीं दे सकते क्योंकि इसका ऑनसेट बहुत लेट है। इसको हम देते हैं मॉडरेट टू सीवियर परसिस्टेंट एजमा, इसमें हम यूज़ करते हैं सैल्मेटेरॉल, और इसका डोज इज 20 mg इनहेलेशनल, इसका 12 to 24 mg इनहेलेशनल है। ये है फॉर्मोटेरॉल। फॉर्मोटेरॉल इज कॉल्ड स्मार्ट थेरेपी, सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। क्यों, क्योंकि ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। और ये भी इनहेलेशन दिया जाता है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग हमारे में आईवॉक, क्लेनब्यूटारॉल, विलेंटेरॉल, इंडक्टेरॉल, ये सब हम यूज़ करते हैं। और एनेंशियोमर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्मोटेरॉल का है आर फॉर्मोटेरॉल, और सैल्ब्यूटामॉल का है, सैल्ब्यूटामॉल का भी है लीवो एनेंशियोमर्स, व्हिच आर बेटर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपने पास ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं किया था, आई डिडंट डिस्कस ब्रोंकोडायलेटर्स के टाइप्स। तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक तो हम डिस्कस कर लिए, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मिथाइल xanthines में भी है थियोफाइलिन, एंड एंटीकोलिनर्जिक्स में भी है इप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके बाद आता है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है, दीज आर मॉन्टेलुकास, ज़ाफिलुकास, ये क्या करेंगे कॉम्पिटिटिवली, दे विल ब्लॉक ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर, ठीक है, LT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, जो इफेक्ट्स ऑफ 69 ल्यूकोट्रिन है, जैसे कि ल्यूकोट्रिन C4 D4, इनका इफेक्ट्स को ब्रोंकियल क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में 69 ल्यूकोट्रिन्स का जो इफेक्ट है उसको इन लोग ब्लॉक करते हैं बाय कॉम्पिटिटिवली ऑक्यूपाइंग और ब्लॉकिंग द 69 ल्यूकोट्रिन 1 रिसेप्टर, ठीक है। इन लोग जो ल्यूकोट्रिन D4 C4 एगोनिस्ट है वो इन पे एक्ट करते हैं। नाउ दीज आर ओरली टेकन, मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ठीक है। उसके अलावा दिस इज गिवन फॉर मॉडरेट परसिस्टेंट एज्मा एंड मेन चीज है इसका प्रोफाइलैक्सिस। दिस इज गिवन फॉर प्रोफाइलैक्सिस, दिस इज गिवन फॉर प्रोफाइलैक्सिस। नाउ इसका अगर हम साइड इफेक्ट्स देखें तो साइड इफेक्ट इज CHER, चर, रैशेस, योसिनोफिलिया, हेडेक एंड श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। Now we have mast cell stabilizer. Mast cell stabilizer. What these guys do is ketotifen और सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, इन लोग क्या करते हैं, मास्ट सेल जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इन लोग क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब रिलीज नहीं होगा। और ये क्या होता है, सिंस इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉडरेट एंड परसिस्टेंट एजमा एंड नॉट फॉर अक्यूट एजमा अटैक। एंड दिस थिंग इज ओरली नॉट गिवन क्योंकि ये गट में अब्जॉर्ब बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको इनहेलेशनल रूट के द्वारा देते हैं। नाउ इसका यूजेस, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का यूजेस क्या है, एक टॉपिकल ड्रग है और एक इनहेलेशनल है। इनहेलेशनल इज फॉर एलर्जिक एजमा
एंड टॉपिकल में भी आप एलर्जिक राइनाइटिस, डर्माटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एंड इसका जहाँ जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे साइड इफेक्ट्स आएगा, जैसे गले में, ठीक है, गले में क्या होगा, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, कॉफ गले में, ठीक है, राइनाइटिस के लिए नेजल कंजेशन, हेडेक, जहाँ जहाँ पे लगा रहे हैं सर, गला और नाक, वहाँ पे साइड इफेक्ट्स आ जाएगा। ना अगर हमको कोई पूछे कि प्रोफाइल एक्सिस, जैसे कि हमने देखा ल्यूकोट्रिन का काम इज प्रोफाइल एक्सिस, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का काम इज एलर्जी, तो हमको बोला प्रोफाइल एक्सिस में हमको क्या करना चाहिए, माइल्ड प्रोफाइल एक्सिस के लिए 20 mg नहीं 10 mg पर डे ओरल हम ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट लाइक मॉन्टेलुकास्ट हम दे सकते हैं। मॉडरेट और सीवियर का ट्रीटमेंट एक्चुअली सेम है, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस बीटा 2 एगोनिस्ट, बस हम इसमें डोज बढ़ा देते हैं, इसमें हाई कर देते हैं और इसमें लॉन्ग एक्टिंग ओनली, ठीक है, जैसे कि इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्मोटेरॉल और इसमें हम यूज़ करते हैं बुडेसोनाइड। और सोडियम क्रोमोग्लाइसेट इसका तो हम देख लिए 10 mg पर डे ओरल, इसका इज 20 mg per day for 4 days and this is used nebulized inhalational. इसके बाद हमको अगर कोई पूछेगा कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स क्या है, तो देयर इज टू, देयर इज होर्सनेस ऑफ वॉइस और ये माउथ का इम्यूनिटी कम कर देगा। माउथ का इम्यूनिटी कम करने से क्या होगा, ओरल फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, तो ओरल कैंडिडियासिस हो जाता है, इसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं। ओरल थ्रश को अभी प्रिवेंट करने के लिए हम सिक्लेसोनाइड दे सकते हैं। सिक्लेसोनाइड इज एन inhalational corticosteroid which does not have this side effect. ना हम 1 लाइन अगर पूछे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देते हैं और क्या बोलते हैं एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइक ओमैलिजुमैब, इन लोग क्या करते हैं IgE एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल में बाइंड होता है, ये इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये एंटी IgE एंटीबॉडी है, ये जाके बाइंड कर लेंगे। नाउ वी हैव द क्वेश्चन कि व्हाई इज इनहेलेशनल ड्रग्स मोर प्रेफर्ड, तो इसका हमारे पास न्यूमोनिक है मॉड-स्पैक, ठीक है, मॉड-स्पैक का मतलब क्या है, नो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, फास्ट onset of action, dose required for same effect is low, ठीक है, ऐसे we have less systemic side effects, safer in pregnancy, ठीक है, and ACTH suppression नहीं करता है ये, और उसके अलावा कुशिंग-गॉर्ड फीचर्स नहीं आते हैं क्योंकि ACTH कुशिंग-गॉर्ड से नहीं आते हैं। ये तो हो गया व्हाई इज इनहेलेशनल बेटर। अभी कोई पूछेगा व्हाई इज नेबुलाइज्ड बेटर, नेबुलाइज्ड सैल्ब्यूटामॉल एक्यूट अस्थमा अटैक में बेटर क्यों है, क्योंकि इट इज फास्टर, इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इट हैज डायरेक्ट ऑक्सीजन डिलीवरी, लाइक सैल्ब्यूटामॉल के साथ ऑक्सीजन डिलीवरी भी है, एंड इट में हैंड ब्रेथ कोऑर्डिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फास्टर डिलीवरी, hand breath coordination is not required, it is humidified and oxygen delivery simultaneously हो जाएगा nebulized वाले में। उसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं, दो टॉपिक बच गए, थियोफाइलिन एंड स्टेटस एस्मेटिकस। थियोफाइलिन इज अ natural methyl xanthines which comes under bronchodilators. It is a control release oral ड्रग। नेचुरल क्यों है, ये कॉफी, टी, चॉकलेट्स इन सब में पाया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी इजी, इट्स कॉल्ड पंची, फॉस्फोडाइएस्टरेज E4 एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ठीक है,
और इसमें क्या करेगा, A1 रिसेप्टर ऑफ एडिनोसिन, एडिनोसिन A1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, न्यूक्लियर फैक्टर KB को कम कर देगा, ये WBC का एपोप्टोसिस बढ़ा देगा, सॉरी KB को बढ़ा देगा, ये क्या करता है, न्यूक्लियर फैक्टर KB WBC का एपोप्टोसिस कराता है, तो वो होगा कैल्शियम को इनहिबिट करेगा और हिस्टोन डीएसिटाइलेज एक्टिवेटर। देखो एडिनोसिन A1 रिसेप्टर को ब्लॉक किया, हिस्टोन डीएसिटाइलेज को एक्टिवेट किया, एंड इंटरल्यूकिन 5 विच इज इन्फ्लामेटरी उसको कम करेगा, इंटरल्यूकिन 10 विच इज एंटी इन्फ्लामेटरी उसको बढ़ा देगा, एंड थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा, डायूरेसिस, वेसोडाइलेशन एंड सैग विच इज सीजर, अरिथमिया एंड GI अपसेट, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो इसका न्यूमोनिक क्या है, वेसोडायू सैग, वेसोडाइलेशन, डायूरेसिस एंड सीजर्स, एंटी अरिथमिया, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, नाउ कम्स स्टेटस एजमेटिकस विच इज एन इमरजेंसी। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेटस एजमेटिकस के लिए हम जीना गाइडलाइंस 2023 फॉलो करते हैं। इसमें हम क्या क्या ड्रग्स देते हैं, दैट हैज अ न्यूमोनिक, स्नैप, फॉग, नाच। ठीक है, लाइक हम चुपके हुए जा रहे, फ्रॉग नाचने लग गया, बट इट्स नॉट फ्रॉग, इट्स फॉग। तो हम पहले क्या देंगे, सैल्ब्यूटामॉल, क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी, तो फिर हम 0.4 mg इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। ठीक है, फिर हम सोडियम हाइड्रोजन मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू करेक्ट एसिडोसिस। फिर हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट एनी इन्फेक्शन का प्रोफाइलैक्सिस के लिए, और हम उसके बाद क्या देंगे, पोटेशियम टू ट्रीट हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्यों होता है, रिपीटेड डोज ऑफ सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन की वजह से ये होता है। नाच से मेरा क्या मतलब है, नेबुलाइज्ड सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन, दिस इज 5 mg, दिस इज 10 mg। ठीक है, एंड उसके साथ ACH एंटी कोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg। ठीक है, इनका रिपीटेड डोज के लिए सैल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटालिन के लिए हाइपोकैलेमिया होता है, उसके लिए हम पोटेशियम देते हैं फिक्स करने के लिए। फ्लूइड्स आर गिवन टू करेक्ट डिहाइड्रेशन। उसके बाद ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिलीवरी इज डन टू करेक्ट हाइपोक्सिया, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम IV हाइड्रोकॉर्टिजोन देंगे 200 mg। उसके बाद हम फॉलोअप थेरेपी में ओरल 100 mg हाइड्रोकॉर्टिजोन दे सकते हैं, और 30 to 60 mg पर डे ओरल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। और दिस इज 100 mg, दिस इज नॉट ओरल, दिस इज IV every 6 hours। 200 mg IV स्टार्ट, 100 mg IV per 6 hour maintenance, और 30 to 60 grams of prednisolone oral। So this is the chapter of respiration.